गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का संधान आईएएस करेंटिका के करंट अफेयर्स न्यूज़ सीरीज में। आज 12 जनवरी है। आज हम चर्चा करेंगे पिछले 4-5 दिनों में कौन से महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित हो, या सोशल इश्यूज से, या अन्य कोई क्षेत्र जैसे डिफेंस आदि। तो वो सारे न्यूज़ आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलते हैं 12 जनवरी के इस न्यूज़ सीरीज में। जो पहला न्यूज़ है काफ़ी सुखद है। डच बैंक का यह अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी मात्र 3 ट्रिलियन की है, 2030 अर्थात एक दशक में बढ़कर लगभग 60 ट्रिलियन की हो जाएगी। इस अनुमान का जो बड़ा आधार है वो यह है, अभी कोविड-19 अर्थात कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। विश्व के सारे अर्थव्यवस्थाओं का परफॉर्मेंस बिल्कुल नेगेटिव है, जबकि भारत के जीडीपी का परफॉर्मेंस भी नेगेटिव ही है। परंतु भारत ने जिस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ सेक्टर में निवेश की नीतियों को बनाया तथा उसे तेजी से क्रियान्वित कर रही है, डच बैंक को ऐसा लगता है इस प्रक्रिया से भारत के अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस काफ़ी तेजी से उछलेगा। विश्व व्यापार में जो भारत का अंश है वह भी काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, न केवल कोरोना के समय बल्कि कोरोना के पश्चात भी। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करके डच बैंक ने अनुमान दिया है। निसंदेह केंद्र सरकार के साथ साथ जनता के सहभागिता को भी विशेष तौर पे जोड़कर बताऊंगा कि अभिशासन या सुशासन की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए बहुत फोकस्ड होकर कार्य करना होगा। तो निसंदेह इस टारगेट को, क्या इससे बेहतर टारगेट को भी हम अचीव कर सकते हैं। परंतु डच बैंक का यह अनुमान कि भारत की अर्थव्यवस्था एक दशक में 60 ट्रिलियन की हो जाएगी, काफ़ी सुखद है। चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। किशन रेड्डी समिति एवं लद्दाख प्रांत का विकास। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रांत के भाषा, संस्कृति एवं विरासत को सुरक्षित तथा संरक्षित रखते हुए वहाँ के बहुमुखी विकास के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल 5वीं पंचवर्षीय योजना में ब्लॉक को एक नोडल एजेंसी बनाकर विकास की प्रक्रियाओं को प्रादेशिक विकास एवं नियोजन में क्रियान्वित किया गया था। उसी मॉडल पे केंद्र सरकार ने ब्लॉक को फिर से नोडल एजेंसी बनाकर लद्दाख प्रांत के बहुमुखी विकास की नीतियों को बनाया है। इसमें किशन रेड्डी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो गृह राज्य मंत्री हैं। किशन रेड्डी के अलावा जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे या मेंबर्स होंगे, केंद्र सरकार तथा लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि भी इस समूह में शामिल होंगे, समिति में शामिल होंगे, जो मिलकर नीतियों का निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन का कार्य करेंगे। दरअसल ये प्लान 3 भागों में बटा है। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि तथा पशुपालन का विकास। कृषि में विशेष तौर पे सब्जी और स्थानीय तौर पे गेहूं या मशरूम की कृषि हो सकती है। पशुपालन के विकास को विशेष तौर पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ताकि पशुपालन की काफ़ी संभावनाएं भी हैं। द्वितीयक सेक्टर में उद्योग और विनिर्माण संबंधित चीज़ें होंगी। विशेष तौर पे कुटीर और ग्रामीण उद्योग को बहुत तेजी से विकसित किया जाएगा। इसके लिए वहाँ के लोगों को दक्षता दी जाएगी, साथ में निवेश के लिए धन भी। तृतीय सेक्टर में परिवहन, संचार और विशेष तौर पे पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर तेजी से बढ़ाने की बात है, ताकि वहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में तेजी से सुधार हो सके, ताकि वह क्षेत्र विकसित होकर के भारत के मुख्य धारा से जुड़े तथा विश्वास बढ़ने से विकास और भी ज़्यादा बहुमुखी होगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। यह भी JNK के विकास से ही कंसर्न है। JNK निट्स अर्थात नई औद्योगिक विकास योजना 2021। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सतत औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक विकास योजना अर्थात JNK IDS 2021 तैयार किया है। इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। जैसा मैंने पिछले न्यूज़ में बताया था कि ब्लॉक को नोडल एजेंसी बना करके वहाँ पे नीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ की व्यवस्था की है, और विशेष तौर पे पूरे JNK लद्दाख जबकि उसका भाग ही है, JNK में औद्योगिक और विनिर्माण के विकास जिसके आधार में या जिसके सपोर्ट के तौर पे परिवहन तथा संचार को भी केंद्र में रखा जाएगा, किया जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय में तेजी से विकास हो सके और जीवन स्तर में सुधार हो सके। ध्यान रखिएगा, ब्लॉक को वहाँ पे फिर से नोडल एजेंसी बनाया गया है, और कम्युनिकेशन के तौर पे जो पुरानी व्यवस्था थी उसको चेंज करके स्वायत्त समिति के साथ साथ जो अन्य उसके मेंबर्स होंगे वो सीधे कार्य करेंगे, और केंद्र सरकार फंडिंग भी बहुत ज़्यादा करेगी। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ प्रथम औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है जो JNK के लिए क्रियान्वित हो रही है। दरअसल 370 धारा के समापन के पश्चात से केंद्र सरकार निरंतर तीव्रता से यह प्रयास कर रही है कि JNK का बहुमुखी विकास हो, ताकि वहाँ के लोग
मुख्य धारा से जुड़े। इससे एक तरफ जहां आतंकवाद में कमी आएगी, वहीं लोगों का विश्वास बढ़ेगा, अभिशासन सुशासन की ओर चल पड़ेगा। चलते हैं अगली न्यूज की ओर। विलुप्तप्राय कैरकल, बेसिकली ये बिल्ली जाति का एक प्रजाति है, आप देख रहे होंगे। ऐसी 22 प्रजातियां हैं जो उत्तरी गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में अधिवासित हैं। इस 22 प्रजातियों में कैरकल विशेष तौर पे विलुप्तप्राय है। इसकी संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, जिसका मूल कारण स्थानीय जनजातियों के द्वारा इनका शिकार है। वर्तमान में इसलिए चर्चित है क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, देख रहे होंगे आप, कि स्थायी समिति ने अपनी 60वीं बैठक में कैरकल को गंभीर रूप से विलुप्तप्राय प्रजाति की सूची में शामिल करने को मंजूरी दी है तथा इनके बचाव के लिए तथा इनकी संख्या में विकास के लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। तो विलुप्तप्राय कैरकल, आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, विशेष तौर पे यूपीएससी और पीसीएस में बायोडाइवर्सिटी तथा जो विलुप्तप्राय हैं उनसे कंसर्न एक प्रश्न तो आता ही है। तो कैरकल एक नाम है जो बिल्ली प्रजाति से कंसर्न है। बाकी जो इसके विशेषताएं हैं वो संधान के ऐप के से आप इसका पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं, तो इस पर आप ध्यान देके चलें। अगला न्यूज, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को भारत के 6 राज्यों के 6 नगरों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। ये नाम भले ही लाइट हाउस हो, परंतु ये विद्युत या लाइट से कंसर्न नहीं है। बेसिकली मकान बनाने या अधिवास बनाने के तकनीकी से कंसर्न है, टेक्नोलॉजी से कंसर्न है। ये नगर हैं मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का राजकोट, तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला एवं उत्तर प्रदेश का लखनऊ। इन्हीं 6 नगरों में इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। इसका निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत किया गया है, जो समग्र रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक सहयोगी पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट का निर्माण करेगा। अब वो कौन से तकनीकी हैं, जैसे अगर डैम बनता है तो डैम के रिजर्वायर का जो वाटर होता है उसके वेट से भूकंप की संभावनाएं बनती हैं, तो उसके लिए टीएमडीसी टेक्नोलॉजी अपनाया गया। या वे क्षेत्र जहाँ पे भूकंप आने की थोड़ी भी संभावनाएं होती हैं, वहाँ वेल्डिंग रॉड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है मकानों में, ताकि भूकंप के आने पर भूकंप से उनके या उसके झटके से मकान में दरारें ना हो और साथ ही वो कोलैप्स भी ना करे। ऐसे कई तकनीकियां हैं जिसके अंतर्गत गारा या सीमेंट कितना यूज होगा, उन सभी चीज़ों का एक आंकड़ा और नवीन तकनीकी से जोड़ करके किस प्रकार का सरिया यूज होगा, लाइट हाउस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। आगे तेजी से भारत के अन्य नगरों में, यहाँ तक गाँव में भी इसको विस्तृत करने की योजना है। राज अय्यर अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। ये पहले हैं जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा स्थिति के पोस्ट बनाने के बाद से भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अय्यर सेना के सचिव के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। वे अमेरिकी सेना के IT कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट का पर्यवेक्षण भी करेंगे। ये भारत के लिए एक गौरव का विषय है। रमेश पोखरियाल ने खिलौनों के विनिर्माण हेतु लॉन्च किया टाइकॉथन 2021। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, आपको पता होगा। पहले इस पर चर्चा कर लें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टाइकॉथन 2021 और टाइकॉथन पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत को ग्लोबल टाय मैन्युफैक्चरिंग अर्थात खिलौनों के हब के तौर पर डेवलप करने की योजना है। ये 9 विषयों पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अर्थात खिलौने तो बनेंगे, साथ ही उस साथ जो केवल खिलौने बनाने का उद्देश्य भारत को खिलौने के संदर्भ में आत्मनिर्भर करना ही नहीं है, साथ में केवल निर्यात के उद्यमिता को बढ़ाना ही नहीं है, भारतीय संस्कृति, इतिहास, उसके मूल्यों का ज्ञान, यानी जैसे पहले खिलौने बनते थे, आप देखेंगे विवेकानंद की मूर्तियाँ बनती थी, आजकल टोड्स की या फिर इसी प्रकार के जो स्पाइडरमैन है केवल उसी की बनती हैं। तो खिलौनों बनाने में, खिलौनों को के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्कूली बच्चों को किस प्रकार के खिलौने दिए जाए ताकि उनमें मूल्यों का भी विकास हो। व्यवसाय, विशेष क्षेत्र, वातावरण या पर्यावरण, दिव्यांगों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। फिटनेस और खेल अर्थात ऐसे खिलौने बनाए जाएंगे जो बच्चा केवल बैठ कर ना खेले बल्कि फिटनेस संबंधित तथा आउटडोर खेल भी खेले, रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास हो।
अर्थात इन 9 पॉइंट्स को देख करके या 9 पॉइंट्स को शामिल करके भारत में टाइकाथन 2021 योजना प्रारंभ किया गया है। सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीन का खिलौनों के बाजार पर बल्कि विश्व के बाजार पर एकाधिकार है, भारत के बाजार पर भी लगभग हो चुका है। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत के ग्रामीण और कुटीर से लेकर के मध्यम आकार के जो व्यवसायी हैं वो निर्माण की इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे और टाइकाथन 2021 से जो भारत सरकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं केवल खिलौने ही नहीं बनाने, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण करना है। तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी और बहुत ही व्यवहारिक भारत के लिए लाभकारी योजना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जे.एंड.के सरकार द्वारा लॉन्च। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में अभिशासन को मजबूत करने के लिए मोबाइल ऐप पर भ्रष्टाचार की शिकायतें अब दर्ज हो सकेंगी। साथ ही उस पर किस प्रकार की कार्रवाई वहां के सरकार या ब्यूरोक्रेट्स या दफ्तर साहू ने किया है, इसकी सूचना भी लगातार शिकायत करने वाले को दी जाएगी ताकि अभिशासन और सुशासन को वहां बेहतर से बेहतर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ओशन एप्लीकेशन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOS के डिजिटल ओशन एप्लीकेशन वेब आधारित एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उद्घाटन भी हो गया इसका। उपयोगकर्ताओं की विशेष श्रृंखला के साथ महासागर के बारे में इससे ज्ञान बढ़ेगा। डिजिटल ओशन से जो पहला ये जो प्लान है, ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ विषम समुद्री संबंधी डेटा को व्यवस्थित एवं प्रस्तुत करने के लिए विकसित अनुप्रयोगों का एक सेट भी शामिल होगा। वस्तु आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो अरब सागरीय, यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी का जो बेड है, बेड बोलते हैं उसके तली को, उस पर कई प्रकार के जो मिनरल्स हैं, चूँकि हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जा रहा है कि चीन वहाँ से गुप्त रूप से खनन का कार्य कर रहा है और वहाँ के मिनरल्स को ले जा रहा है। चीन ही नहीं, विश्व के कई राष्ट्र, चूँकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसका पता लगा सकें, इसलिए केंद्र सरकार ने डिजिटल ओशन एप्लीकेशन के द्वारा उन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने का भी प्रयास किया है। मतलब आगे प्रयास करेंगे, तो ये भी काफ़ी एक बेहतर योजना है। चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। पंजाब सरकार द्वारा दिया दी लोहड़ी एवं दशहरा कार्यक्रम का प्रारंभ। पंजाब से आपको मैंने बताया था जो MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मैं ले रहा था, दिया दी लोहड़ी और दशहरा कार्यक्रम को पंजाब सरकार ने प्रारंभ किया है। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। विशेष तौर पे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है। परंतु इस त्यौहार के अवसर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खास करके जो झुग्गी में रहने वाले लड़कियां हैं या कन्याएं हैं, उनके लिए उन छोटी बच्चियों को 5100 रुपये का यानी 5100 रुपये का सगुन एवं बेबी किट प्रदान किया गया है। बेबी किट में वो आवश्यक वो चीज़ें हैं जो उनके शिक्षा से संबंधित या उनके रोज़मर्रा के जीवन संबंधित जुड़ी होंगी। इस कार्यक्रम के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर राज्य के झुग्गी झोपड़ियों में जो स्लम्स हैं उनमें या स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड भी बांटने का अनुमोदन किया तथा इस कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए है, इसलिए गरीबी उन्मूलन की ओर ये अगला कदम होगा। 8 जनवरी को भारत में कोविड वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन आयोजित हुआ। टीकाकरण की वास्तविक तैयारियों का परीक्षण करने हेतु देश भर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 से अधिक जिलों में 8 जनवरी को दूसरे चरण का ड्राई रन मॉक ड्रिल प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन आपूर्ति के लिए कुशल योजना और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। इसके लिए जिला अस्पताल से लेकर के ब्लॉक या जो भी ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे अस्पताल हैं उन सबको समायोजित करना, जोड़ना, सूचनाओं को संप्रेषित करना। ड्राई रन के करीब 1.7 लाख वैक्सीनेटर, टीका लगाने वाले को वैक्सीनेटर कहते हैं, और टीकाकरण टीम के 3 लाख सदस्यों को टीका लगाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वास्तविक टीकाकरण की शुरुआत से पहले होने वाले इस ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिन भर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में रहकर उनका फीडबैक लेने और सहायता प्रदान करने का भी प्रयास करेंगे। कोविड-19 टीकाकरण अभियान हेतु सारे आवश्यक सामान जैसे वॉक इन फ्रीजर्स, वॉक इन कूलर्स, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स जैसी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या सुविधाओं को पूरी तरह से प्रदान किया जाएगा।
आपको याद होगा भारत से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। जिस प्रकार से पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है, उसी या उससे गहन और ज़्यादा बेहतर प्रकार से इस कोविड-19 के टीकाकरण का मॉडल प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, ताकि इस आपदा से निजात मिले। स्वागत है इस कदम का। चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। चावल के तीसरे बड़े निर्यातक वियतनाम भारत से किया चावल का आयात। आपको मैंने बताया था, वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल का उत्पादक है, साथ में निर्यातक भी रहा है, परंतु इस समय वो भारत से चावल का आयात कर रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है चावल का मूल्य भारत में कम होना। मैंने आपको एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के समय भी बताया था, जो एपीएमसी एक्ट तथा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के भारत में आंदोलन हो रहा है, वो किसान, वो लोग या बिचौलिए जो एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग या मार्केटिंग अर्थात कृषि विपणन प्रक्रिया से संबंधित हैं, वो सोचे इस बात को कि चावल केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बेचा जा सकता है, और वियतनाम जो भारत से चावल खरीद रहा है, उसका बड़ा कारण मूल्य का कम होना है। साथ ही साथ पेंडेमिक के समय विश्व के लगभग राष्ट्र चावल को विशेष तौर पे संग्रहित करके खाद्यान्नों में एकत्रित करके रखना। इन पर्सन ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी दिवंगत जस्टिस राजिंदर सच्चर की आत्मकथा है। उनके परिवार द्वारा उनके मरणोपरांत 29 दिसंबर 2020 को उनकी जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। यह किताब एक महान न्यायविद की कहानी है, जो एक श्रेष्ठ मानवतावादी भी थे, क्योंकि उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, साथ ही साथ राजनीतिक दबाव के आगे कभी झुके नहीं। इनका विशेष योगदान है सच्चर कमेटी 2006 में बनी थी। मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक जो स्थिति उनकी है, या किस प्रकार से उनमें आर्थिक विकास किया जा सके उनका, जिससे प्रति व्यक्ति आय या जीवन स्तर उनका बेहतर हो, मुख्य धारा से वो कैसे जुड़े, चूँकि परंपरागत जीवन को जब तक वो जिएंगे, या जैसे मदरसों का जो स्कूलिंग है, मैं इस पे कोई भी इसके लिए बुरा नहीं माने, परंतु अगर वो अंग्रेजी या फिर जो आज कंप्यूटर या फिर जिस प्रकार से शिक्षा बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है, यदि वो उससे जुड़ के शिक्षा लेंगे, तभी बहुमुखी विकास हो सकेगा। पुनः सरकार किस प्रकार से उनको जोड़े, इस पर सच्चर कमेटी की काफ़ी बड़ी रिपोर्ट थी। साथ में सांप्रदायिकता से संबंधित भी उसमें कई उपाय बताए गए थे कि उसको कैसे सॉल्व किया सकता है। तो इन पर्सन ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी जस्टिस सच्चर की आत्मकथा है। चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। लेह लद्दाख स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लेह लद्दाख स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र एमसी का उद्घाटन किया है। यह 3500 मीटर की ऊंचाई पर पहला ऐसा केंद्र है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित हुआ है। वर्तमान में यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम वैज्ञानिक केंद्र है, यह मौसम विज्ञान केंद्र है। इससे आपदा प्रबंधन में विशेष तौर पर सहयोग मिलेगा, क्योंकि लद्दाख में कई बार आकस्मिक बाढ़ या एवलांस अर्थात हिमस्खलन की घटनाएं घटती हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों को यह मौसम विभाग तेजी से संप्रेषित कर आपदाओं से सुरक्षा के लिए एक कारगर कदम साबित होगा। आर गिरधरण की प्रसिद्ध क्राइम फिक्शन उपन्यास राइट अंडर योर नोज, आरबीआई के एक महाप्रबंधक आर गिरधरण ने एक क्राइम फिक्शन उपन्यास राइट अंडर योर नोज प्रकाशित किया है। इसकी जो इस पुस्तक का थीम है, एक हत्या और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक हत्यारा एक वैज्ञानिक की पुलिस के नाक के नीचे अर्थात पुलिस उसका परीक्षण कर रही है, पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है, इसके बावजूद उस वैज्ञानिक की हत्या कर देता है, और फोरेंसिक के जितने भी उपाय थे उन सबको तोड़ता हुआ ये हत्या करता है। जवाब इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री तथा अन्य लोग इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसी फिक्शन, क्राइम फिक्शन या मर्डर फिक्शन थीम पर राइट अंडर योर नोज नोवेल बेस्ट है। तो आर गिरधरण जो आरबीआई के महाप्रबंधक भी रहे हैं। अब आज का न्यूज़ समाप्त हुआ। इसे लाइक करें, शेयर करें।